वेलकम टू वीएसए। चलो क्लास 9 वाले बच्चों रेडी हो जाओ यार, तुम लोग का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ग्रेविटेशन आसान करने आया हूँ। देखोगे जादू? चलो देखते हैं। अब बोलोगे सर क्या होता है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या होता है पता है? एक काम करो, तुम्हारे दुश्मन कोई है उसको उठाओ, लेके जाओ बिल्डिंग के ऊपर, छोड़ दो। क्या होगा? पास्ट टेंस में चला जाएगा वो। हाँ या ना? बस सही कहा। मीन्स कोई चीज खींचे जाएगा। कहाँ खींचा जाएगा? हमारा प्यारी धरती उसको खींच लेगी। हाँ या ना? ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो किसी चीज को खींच लेता है, उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। ओके, अब देखो पहले फोर्स क्या होता है वो तो समझ जाओ। देखो फोर्स क्या होता है समझते हैं पहले। हुआ पहले बेटा, फोर्स बचपन से पढ़ते आए हो। फोर्स क्या होता है? पुश या फिर पुल। अरे धक्का देना या धक्का लेना, धक्का देना या फिर धक्का लेना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। हाँ या ना? वेरी गुड। इससे पहले वाले चैप्टर में मुझे पता है शायद तुम्हें आता होगा। इससे पहले वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिसको किसने किया था? न्यूटन के सेकंड लॉ ने दिया था। क्या कहा था उसने? उसने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। याद आया? तो फोर्स इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाय टी। ये भी तो होता था, है ना? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश या पुल। बचपन से पढ़ते आए हो, बड़े होके क्लास 9 में आने से क्या पढ़े तुम लोग? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही कहा था। सेकंड चैप्टर में है, ये नहीं है तो सेकंड चैप्टर का वीडियो जब आ जाएगा तो देख लेना। ओके, तुम्हारा डिफिकल्ट चैप्टर में लेके आया हूं पहले। देखो तो मैंने कहा यार फोर्स, ये फोर्स या तो धक्का देता है या फिर धक्का लेता है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वाह, ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ये क्या होता है? ये बेटा अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। मतलब इस पे खींचना होता है। खींचना मतलब क्या बोला? फोर्स तो टैग कर सकते हैं, या तो एक दूसरे को धक्का देके भगाएंगे, है ना? ग्रेविटेशन तुम्हारी तरह है। तुम जैसे ही यदि लड़के हो तो सुंदर कन्या देखते ही तुम क्या खुश हो जाते हो, क्या बोलते हो? यार काश मेरे पास ये चले आती बात करने के लिए। हाँ या ना? सही कहा। हाँ वही ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारी तरह है, अट्रैक्टिंग फोर्स है। तुम्हारा ऑरा जैसा अट्रैक्टिंग है, ये भी उसी तरह है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्टिंग फोर्स। ओके, समझ में आया? दुनिया में हर जगह कहीं भी, जैसे ही धरती बना, बिग बैंग थ्योरी हुआ, आज से लेके प्लैनेट का घूमना या मून का घूमना, सैटेलाइट का घूमना, ये सारा पॉसिबल है किसके वजह से पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स ये कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैंने कहा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो? दुनिया को जिसने क्या बनाया? दुनिया को जिसने सेफ दिया। और दुनिया जिसके वजह से सेफ है, कैसा है? भले गैलेक्सी घूमे जा रहे हैं जैसे भी हो, है ना? जैसे प्लैनेट घूमे जा रहे हैं सन के चारों तरफ। ओके, ये सारा पॉसिबल है किसके वजह से? ये हमारा ग्रेविटेशन के वजह से। ओके चलो अब देखो इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है। पहली बात तो समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कुछ लॉ वगैरह है क्या? हाँ है। उस लॉ को समझेंगे। फिर समझेंगे इस चैप्टर में उस लॉ से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, कोई चीज फोर्स होगा तो फोर्स से क्या होता है? मोशन पैदा होता है। तो मोशंस कैसे होंगे, वो मोशन कैसे होंगे, उसको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर क्या पढ़ने वाले हैं? पहला तो पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, सेकंड पढ़ने वाले हैं उस मोशन को पढ़ने वाले हैं, तीसरा वेट। क्या ग्रेविटेशन से वेट में चेंजेस आएगा? वेट का मतलब फोर्स होगा, समझेंगे आगे। हुआ क्या ग्रेविटेशन के वजह से वेट में चेंजेस आएंगे? हाँ आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे उसको पढ़ने वाले हैं। लास्ट में पढ़ेंगे बॉयंसी एंड फ्लोटिंग। बॉयंसी एंड फ्लोटिंग का मतलब होता है पानी के ऊपर कोई चीज फ्लोट हो रहा है तो रीजन क्या है फ्लोट होने का? कुछ फोर्स लगता है क्या उस पर, जिसके वजह से पानी के ऊपर चले आता है? क्या चले आता है? जिसका डेंसिटी कम होता है। किसका डेंसिटी? किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होने की वजह से यदि ऊपर चले आए तो क्या कहलाता है? बस यही चीज समझना है हमको कि ये फ्लोटिंग क्यों हो रहा है। कुछ प्रिंसिपल उस पर ऐड हो रहे हैं क्या? यदि प्रिंसिपल कुछ ऐड हो रहे हैं तो प्रिंसिपल कैसे ऐड हो रहे हैं? ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। चलो देखो स्टोरी ऑफ एप्पल। तुमने ये बचपन में हर कोई सुना होगा कि क्या सुने थे? यही सुने थे कि पेड़ के नीचे हमारे आइजैक न्यूटन सर अपने एक्स को याद कर रहे थे और बैठे हुए थे, एप्पल उनके सर पर गिर गया। आहा
क्या तो सीन होगा ना। अरे कुछ नहीं, ऐसे कुछ याद नहीं कर रहे थे क्या? उनको पता नहीं था क्या हर चीज नीचे गिरता है? बस उनको एक सवाल आया कि यार बताओ, यदि हमारे धरती किसी क्या बोल रहे एप्पल को खींच रहा है, ओके खींच रही है मतलब, तो मून क्यों नहीं खींचता? हाँ सही बात है यार। एक बात समझो, यदि हमारा प्लैनेट मतलब अर्थ यदि क्या कहते हैं किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को खींच लेता है अपने तरफ से, तो व्हाई नॉट मून? मून क्यों नहीं खींचता? अच्छा सवाल है यार, सोचो, तुम भी सोचो कि ये चीज कोई हम जानते हैं कि हर चीज को खींच लेता है धरती, फिर मून को क्यों नहीं खींच पाता? रीजन क्या है? जबकि मून का मास तो धरती के मास से कम भी है। हाँ या ना? चलो देखो, इसी स्टोरी को, इसी चीज को समझना चाहते हैं, उसे ले लेके आते हैं। ओके देखो, तुम जानते होगे न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यदि एप्पल खींचता है धरती को, तो धरती भी एप्पल को खींच रहा होगा। हाँ या ना? या ये बोलूं कि धरती खींचता है एप्पल को, तो एप्पल भी धरती को खींच रहा होगा। हाँ या ना? ऐसा होना चाहिए। हाँ सही है, न्यूटन का थर्ड लॉ सही है, ऐसा ही होता है। बट क्या कंडीशन है कि हम ऊपर नहीं जाते, एप्पल नीचे चले आता है, ये सब समझेंगे। समझो। ओके देखो, पहले समझो क्या कॉन्सेप्ट है। मैं बोला कि भैया देखो, सबसे पहले तो न्यूटन का उस स्टोरी को थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। जो स्टोरी था ना कि एप्पल गिर रहा है पर मून क्यों नहीं गिरता, ये वाला स्टोरी को तो समझते हैं। क्या था देखो, रुक जाओ, समझो ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है। ओके अर्थ, ये मून हमारे चारों तरफ घूमे जा रहा है। मून के पास ना दो फोर्स या दो चीज अप्लाई हो रहे हैं। क्या? एक होता है फॉरवर्ड मोमेंटम, फॉरवर्ड मोमेंटम, फॉरवर्ड मोमेंटम, ठीक है। एक होता है उसको अट्रैक्ट भी तो होना है, अट्रैक्ट भी होना है उसको, उसको क्या होना है बेटा? अट्रैक्ट भी होना है, अट्रैक्शन फोर्स भी पैदा हो रहा है। कौन? धरती खींच रहा है हमारे, यही है ग्रेविटेशन। ओके बट क्या होता है कि जो फॉरवर्ड मोमेंटम होता है ना, ये फॉरवर्ड मोमेंटम इसको चाहता है कि मून आगे जाए, सीधा चल जाए, से मून सीधा चल जाए। बट मून सीधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको जो अट्रैक्शन फोर्स के वजह से ये धीरे धीरे घूमना शुरू कर जाएगा। क्यों? चाहता है तो आगे जाऊं, चाहता क्या है, ये चाहता है मैं आगे जाऊं, बट आगे नहीं जा सकता, उसको थोड़ा बहुत से घूमना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा धरती उसको चाहेगा अंदर खींचने को, ये चाहेगा सीधा जाने को, जिसके वजह से एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये घूमना शुरू हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। दिस इज द रीजन ऑफ मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आया समझ में? आया समझ में? ओके अब देखो, फिर मैंने कहा, आपने कहा कि भैया क्या कहा, जाओ। हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ सही कहा बेटा, यही तो है चीज। क्या चीज है? कि जितना धरती फोर्स लगाता है एक एप्पल को अपने तरफ खींचने में, एप्पल भी उतना ही फोर्स लगाता है धरती को अपने तरफ खींचने में। बट हम ऊपर नहीं जाते, किसके पास? एप्पल के पास, बट एप्पल चले आता है हमारे पास। ऐसा क्यों सर? कहानी समझो, समझाता हूं। देखो क्यों, क्या हो रहा है। तुम जानते होगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बोलो? हाँ, ये रहा धरती, वह ये रहा हमारा एप्पल बेचारा, ठीक है। अरे एप्पल कैसे बनता है? एप्पल है ना, एप्पल देखो, एप्पल यहां आता है, धरती ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाता? समझो, नीचे आने को क्या बोलते हैं? कोई चीज धरती को नीचे आ रहा है, उसमें क्या पैदा हो रहा है? मतलब एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। हाँ या ना दोस्तों? एक्सेलरेशन ना, किसी तरफ खींचे चले आना, मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। देखो ये सब टर्म्स ना चैप्टर 1 2 में मिलेंगे। तुमको चैप्टर 1 2 अच्छे से आता है तब जाके तुम चैप्टर 3 समझ पाओगे। क्यों? इसके आने वाले जब टॉपिक्स में क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस आएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u टू 2as v इक्वल टू u प्लस 80, ये सब आने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा जब अच्छे से घर जाओ, पूरा परफेक्टली चैप्टर 1 चैप्टर 2 को रिवाइज करो, तब जाके चैप्टर 3 पढ़ो, तुमको समझ में आएगा। ठीक है, फिर देखो मैं ट्राई करता हूँ समझाने की। कोई चीज नीचे आ रहा है मतलब उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होगा। हाँ या ना? मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, जानते हो ना, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। मतलब क्या है? चेंज इन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या भैया, क्या वेलोसिटी। हाँ या ना?
तो वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, कोई चीज ऊपर या नीचे जाएगा तो। समझ में आया? अब देखो, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, इस इक्वेशन से मैं बोलूं फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। मुझे बताओ मतलब क्या समझ में आया कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या तुमको ये बात समझ में आया? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब यदि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास कम जाएगा। बोलो हाँ, यस बोलो। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मास में बढ़ोतरी आ रही है, हाँ या ना? देखो, जब एप्पल तुमको खींच रहा होगा, मींस अर्थ को खींच रहा है, उसका मतलब क्या है भैया, A इक्वल टू F बाय M, है ना, मास ऑफ अर्थ। ओके, जब जब अर्थ खींचता है एप्पल को तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा क्या होगा? क्या? मास ऑफ एप्पल। तुम्हें क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, एप्पल का मास अर्थ के मास से बहुत बड़ा होगा क्या? ऐसा है? तुम्हारे घर का एप्पल तुम्हारी धरती से बड़ा है? नहीं ना। सोचो यार, ये 100 ग्राम का फुद्दू सा एप्पल, है ना, ये 100 ग्राम का फुद्दू सा एप्पल इतने बड़े धरती खींच लेगा कैसे? भाई सोचो यार, कितना बड़ा मास है, कितना बड़ा मास है, हाँ या ना? ये इतना बड़ा मास है कि भैया जब डिवाइड होगा एक्सेलरेशन कम नहीं हो जाएगा? पर देखो यहाँ एप्पल का मास कितना है, कुछ सा है ना? जब कितना 100 ग्राम 50 ग्राम का एप्पल होता होगा, ये फुद्दू सा एप्पल जब डिवाइड होगा फोर्स से तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ एप्पल का मास छोटा है, जिसके वजह से एप्पल खींचा चला जाता है धरती के पास, पर धरती एप्पल के पास नहीं जाता। आया समझ में, हाँ या ना? इसी न्यूटन को थर्ड लॉ को समझकर, हुआ दुनिया को समझकर न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसे कहते हैं क्या? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? न्यूटन ने। क्या कहा इस लॉ के हिसाब से? यह कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, समझ लो तुम मेरे सामने खड़े हो, ओके, और हेलो हाय सर कर रहे हो, तुम मुझे फोर्स लगाओगे, मैं तुम्हें फोर्स लगाऊंगा, और दोनों का फोर्स सेम होगा, बट हाँ ये फोर्स बहुत छोटा होता है, उसीलिए वजह से ये दिखता नहीं है हम दोनों के बीच में। पर सुनो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, आया समझ में? लिख देता हूं फिर समझोगे। क्या बोला मैंने? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, क्या बोला बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts another object with a force which is directly proportional to the product of the masses, to the product मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द किसका? प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to the distance between them, ठीक है? इसका मतलब है, समझो दो ऑब्जेक्ट हैं, M1, एक ऑब्जेक्ट है बेटा M2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, उन दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, और खींचने को क्या बोलते हैं? खींचने को कहते हैं फोर्स। और फोर्स क्या होगा? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन से, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात कहा गया था न्यूटन के द्वारा। आया समझ में? फिर देखो, फिर से लिखता हूं, क्या बोला? समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है M1,
कोई ऑब्जेक्ट है m2, दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस को मैं r लेता हूं तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है बेटा कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट ही करते हैं। ये बात समझो। जब वो खींचेंगे एक दूसरे को तो क्या होगा बेटा, जब वो खींचेंगे तो तुम्हें फोर्स पैदा होगा। वो फोर्स कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके साथ, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के साथ हुआ। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ बेटा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के साथ। ठीक है। अब जब एक साथ लिखूंगा ना बेटा, एक साथ लिखूंगा तो क्या होगा पता है, ये हटता है, इसको जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट की एंट्री होती है। ये बार बार बता चुका हूं, जब नहीं बता चुका हूं, सॉरी तुमको नहीं बताया ना, तो देख लो, समझो। तुम्हारा एज और मेरा एज कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब तुम्हारा एज बढ़ेगा, समझ लो तुम्हारा एज है 5 साल, मेरा है 2 साल। अरे ऐसे बताते हैं, लेट भी तुम्हारा एज 15 साल, मेरा 25 साल, है ना। तो हम लोग क्या होगा, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद भी हम दोनों के एज में डिफरेंस क्या होगा, वही 10 साल होगा। क्यों, ये ऑब्वियसली तुम्हारा एज बढ़ेगा तो मेरा एज बढ़ेगा, मेरा एज बढ़ेगा तो तुम्हारा एज बढ़ेगा। बोलो हाँ। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कोई ए वेरिएबल यदि चेंज होगा तो बी वेरिएबल भी उसी रेट पे चेंज होगा। ए वेरिएबल ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, यदि बी डिक्रीज होगा तो ए भी डिक्रीज होगा। ठीक है, पर समझो, तुम्हारा एज मेरा एज को इक्वल करना चाहते हो तो क्या करेंगे, तुम्हारे एज में जैसे ही 10 प्लस करोगे मेरे एज में चले आओगे। बोलो हाँ। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वल टू आएगा, तो उसके साथ एक कांस्टेंट भी एंट्री करता है, एक कांस्टेंट भी एंट्री करता है प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए। आया समझ में। तो देखो, तो क्या कहा, ये हटेगा, ये हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा, उसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा उसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का मतलब होता है यूनिवर्सल हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू भी होता है 6 पॉइंट, इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सर इसका यूनिट बता दीजिए जी का। सर आप कांस्टेंट बोल रहे हो और यूनिट भी, हाँ बेटा इस कांस्टेंट का यूनिट भी होता है। कैसे, देखो समझो, यहां से क्या करूंगा मैं, जी इक्वल टू ये लिखूं चलेगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 डॉट m2, ये लिखता हूं, है ना। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। यहां नहीं लिखता हूं, फिर तुम लोग बोलोगे सर कहां लिख दिए, तुमको दिखेगा नहीं, फिर तुम मुझे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो यहां लिखते हैं, देखो जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 डॉट m2। मुझे बताओ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स कैसे क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर 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 स्क्वायर, हाँ ना, केजी 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 स्क्वायर, हाँ है ना। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड क्या, इसे बोलते हैं हमको क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट। कोई डाउट, कोई डाउट है बेटा, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितना दूर होंगे फोर्स उतना कम होगा, जितने पास होंगे फोर्स उतना ज्यादा होगा। डन, समझ में आया। चलो वाह, अब क्या निकालते हैं, चलो निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, किसके बीच में, हमारे धरती के बीच में एंड मून के बीच में। देखो ये रहा हमारा धरती, ये रहा हमारा मून, घूम रहा है हमारे चारों तरफ, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालना है। देखो क्या मून का मास दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। मून का मास क्या है, मून का मास कितना है बेटा, देखो 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22।
मास ऑफ अर्थ कितना है बेटा, देखो लिखा हुआ है यहाँ, मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10 to the power मास ऑफ द मून कितना है 7.4 10 to the power 22। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 3.84 10 to the power 5 किलोमीटर। क्या हम लोग को एसआई यूनिट डिस्टेंस का मीटर में किलोमीटर में होता है? नहीं, एसआई यूनिट डिस्टेंस का किसमें होता है बेटा, मीटर में होता है। किसमें होता है? मीटर में होता है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 3 मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो हाँ। तो देखो, तो यहां मैं 10 to the power 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो मून एंड अर्थ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.84 इंटू 10 to the power 8 मीटर हो जाएगा, बोलो हाँ। हमको क्या निकालना है बेटा, एफ हमको क्या निकालना है, एफ इक्वल टू क्या होता है बता दो, एफ इक्वल टू क्या होता है, अरे चलना, एफ इक्वल टू होता है Gm1.m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। अब देखो एफ का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। जी कितना है बेटा 6.67 10 to the power -11। मास कितना है बेटा बताओ 6 इंटू 10 to the power 24। और एक मास कितना है बेटा 7.4 इंटू 10 to the power कितना है बेटा 22 बाय कितना 3.84 इंटू 10 to the power 8। सब कुछ काट वाट के जो एफ का वैल्यू आएगा वो बताता है 2.02 10 to the power 20 न्यूटन। ये आंसर है, मैंने रट के रखा हुआ था इसलिए बोल दिया, तुम चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। हाँ मैंने रटा हुआ था इसलिए बोल दिया आंसर, इतने बार पढ़ाया यार, बहुत टाइम पढ़ा लिया मैंने तो मुझे पता है इतने आने वाला है, इसलिए मैंने कर दिया। तुम कर सकते हो, कर दो, ठीक है। उतार लो जल्दी से, ओके आगे चले। देखो अब इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ आता है ये काम। पहला तो देखो धरती का कितना कैपेबिलिटी है खींचने का, मतलब अर्थ ग्रेविटी को जानना चाहते हो तो ग्रेविटेशन से ही जान सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही जान सकते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है कैसे कि कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है अर्थ में हुआ तो कैसे ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, क्यों फॉल हो रहा है, ये एक्सप्लेन करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकंड, धरती का स्ट्रक्चर गोल क्यों है, मतलब प्लैनेट का जो स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर है ना, ये गोला गोला क्यों है, ऐसा गोला गोला स्क्वायर शेप में क्यों नहीं है, रेक्टेंगल शेप से क्या बोलते हैं रोमबस शेप में, रेक्टेंगल से क्यों नहीं है, रीजन क्या है। ये बात द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब क्या कि एक्चुअली क्या होता है बिग बैंग थ्योरी के बाद, तुम जान लो क्या हो रहा है, समझा ज्योग्राफी में आता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, ओके। समझ लो क्या होता है, समझ लो क्या होता है, ये बात जान लो कि जब पहली बार दुनिया भर में, ये हाइपोथेसिस है हुआ, बहुत सारे हाइपोथेसिस निकले थे, उसमें से एक हाइपोथेसिस था कौन सा, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बोला गया जैसे ही बहुत सारे क्या बोलते हैं एक साथ ब्लास्ट होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलने के बाद कुछ समय जाने के बाद क्या होता है, बहुत सारे गैस बनने के बाद वो गैस एक दूसरे के पास आने लगते हैं। पास क्यों आते हैं, ग्रेविटेशन के वजह से। ग्रेविटेशन के वजह से क्या होता है, एक दूसरे को फिर धीरे धीरे अपना एक शेप लेने लगता है, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने एक पास आने के लिए, और सबसे कम वॉल्यूम रखने वाला छोटा सा उसे होता है, वो स्फीयर का होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल का ये लॉ है, तो उसी चक्कर में क्या होता है सब पास आते हैं। पास क्यों आते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से पास आके फिर ठंडा होते हैं, ठंडा होकर फिर धरती हमारा बना हुआ है, आज लाइव वगैरह है, बट बाकी प्लैनेट नहीं इवॉल्व हो पाए, उसीलिए वहां लाइफ नहीं है अभी तक हम जानते हैं, बट क्या पता लाइफ हो, कुनूस है ना। तो ठीक है, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड, ये बताता है कि हमारे धरती की तरफ, या समझो ये सन है ना, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं कि नहीं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। एक सुने होगा एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, जानते हो, मार्स एंड जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड घूमे जा रहे हैं। क्यों, जुपिटर का मास बहुत होने के वजह से उसका बहुत ज्यादा ग्रेविटी होता है। जुपिटर हैज द हाईएस्ट ग्रेविटी बिकॉज ऑफ द मास, ठीक है। मास बताऊंगा कैसे, समझाऊंगा, वेट करो। जिसका मास ज्यादा होगा उसका ग्रेविटी ज्यादा होगा, उसके वजह से वहां उसके चारों तरफ बहुत सारे एस्ट्रॉइड घूमते रहते हैं, ओके। ये नॉलेज है, सुनते रहो बस बेटा, ओके। फिर आया लूनर ऑर्बिट, हमारा मून घूमे जा रहा है, क्यों, ये ग्रेविटेशन बताया हमको। प्लैनेटरी मोशंस, प्लैनेट घूमते रहते हैं, क्यों, ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आता है हुआ।
ओशियन टाइड्स मतलब समुंदर में बड़े बड़ी लहर बनती हैं, टाइड्स बनते हैं, सुनामी आते हैं, ये सारे चीजें ये हमको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझ में आता है। ठीक है, कोई पूछे व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो प्लीज ये लिख सकते हो। ठीक है, लिख लेना, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जल्दी से ले लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? अच्छा मैंने यहां देखा होगा, तुमको बताऊं क्या था? प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट घूम रहा है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने समझाया हमको। एक्सप्लेन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्यों सुना होगा तुमने, ये हमारा सन है, सन है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट घूमते हैं, हाँ कि नहीं? इसी बात को समझाने वाले आदमी थे केपलर्स। कौन थे? केपलर्स लॉ। चलो उसे समझते हैं कि केपलर्स ने कैसे समझाया ग्रेविटेशन के इफेक्ट को लेके कि प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। एक एप्लीकेशन, इसमें से वन एप्लीकेशन केपलर्स लॉ को मैं समझा देता हूं। केपलर्स ने कैसे समझाया कि प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्या उनके डिस्टेंस में, उनके टाइम पीरियड में कुछ रिलेशन है क्या, ये चीज समझ में आता है। ठीक है, चलो देखते समझते हैं क्या होता है। केपलर्स का लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फर्स्ट लॉ कहता है, समझो क्या कहता है कि द प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, द प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके, इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब समझो ये सन है, ठीक है, जो प्लैनेट घूमे जा रहे हैं, वह जब प्लैनेट घूमे जा रहे हैं, ये बोला जाता है कि सन जो प्लैनेट घूम रहे हैं ना, वो प्लैनेट का दो सेंटर होगा बेटा। माना जाता है एक सेंटर, समझ लो एक फोकस ये वाला सेंटर है, तो एक सेंटर ये होगा F2। मतलब क्या बोला, ये प्लैनेट घूमे जा रहे हैं सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, ऐसे वह घूम जा रहा है, एक प्लैनेट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो उसके दो फोकस होंगे, दो सेंटर पॉइंट से निकलेगा, उसके दो एक सेंटर पॉइंट क्या सन के बीच से होता है और एक सेंटर पॉइंट यहां कहीं होगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ क्या, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। द प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकी। यदि दो फोकस निकल के आता है, क्योंकि इलिप्टिकल है, सर्किल होता तो वन सेंटर होता, इलिप्टिकल होने के वजह से दो सेंटर होते हैं, दो सेंटर, ओके, दो सेंटर होंगे, उसमें से एक सेंटर सन के बीच में होगा और कहीं सन के बाहर होगा। समझ में आया? ये रहा केपलर का फर्स्ट लॉ। डन, लिख लो जल्दी से, लिख लिए या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो केपलर का सेकंड लॉ कहता है, समझ लो, ओके, यहां देखो, समझ लो, ये समझ लो क्या, ये सन है, ओके, ये हमारा सन है, ओके, प्लैनेट पहले यहां था पोजीशन ए में और प्लैनेट यहां गया, नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, देखो समझो प्लैनेट ए पोजीशन में और प्लैनेट बी पोजीशन में गया, इसको यहां से यहां जाने में लगता है 4 आवर्स, लेट बी 4 आवर्स, ओके। प्लैनेट यहां से, ये सी पोजीशन है, प्लैनेट समझ लो ये डी पोजीशन है, यहां से यहां जाने में भी लगता है उसको 4 आवर। कितना बेटा? 4 आवर, ठीक है, 4 आवर, 4 आवर। तो केपलर का सेकेंड लॉ कहता है जितना सी से डी जाने में जितना एरिया वो लिया होगा, जितना एरिया वो स्वैप करेगा, ए से बी तक उतना ही एरिया स्वैप करेगा, उतना ही एरिया स्वैप करेगा। मतलब क्या होता है, each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time। इसका मतलब है यदि टाइम सेम है यहां से यहां जाने में, कहां से क्या बोला मैंने बेटा, ठीक है, देखो ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने में जितना टाइम लेगा, यदि सी पोजीशन से डी पोजीशन आने में उतना टाइम लेगा, तो मतलब ये जो एरिया होगा ना बेटा, जो स्वैप करेगा सन, और ये एरिया ओके, उसमें ओ ए बी एंड एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ओ सी डी, ठीक है, ये सेम होगा। ये किसने कहा था? केपलर्स का सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है, ये उसका स्टेटमेंट है। ईच प्लैनेट्स revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over the equal area
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात किसने कहा था? केप्लर्स के सेकंड लॉ ने कहा। आया समझ में? ओके, आगे चलते हैं। देखो अब आता है केप्लर्स का थर्ड लॉ। क्या कहता है समझो। केप्लर्स का थर्ड कहता है कि ये रहा आपका छोटू सा कौन सा सन। ओके, समझ लो ये तुम्हारा प्लैनेट है, ये तुम्हारा प्लैनेट है। यहां से यहां जाने में डिस्टेंस है, समझ लो मीन डिस्टेंस। मतलब हर जगह तो सेम नहीं होगा ना। यहाँ समझ लो R1 है तो यहाँ R2 होगा। तो हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज R1 एंड R2 का एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो कहेंगे क्या? मीन डिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको बेटा? मीन डिस्टेंस कहते हैं। एवरेज को बोला जाता है मीन डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब दोनों के मतलब एक पॉइंट निकाल लेते हैं, बोलते हैं कि ये मतलब दोनों तरफ से सेम है, ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो मीन डिस्टेंस तो निकल गया। ठीक है, तो मीन डिस्टेंस को मैं लेता हूं R। क्या लेता हूं बेटा? R। ठीक है, तो देखो बोला जितना टाइम इसको 1 रेवोल्यूशन को लगता होगा, टाइम पीरियड यहां से लेके फिर से यहां जाने में टाइम पीरियड T लगता होगा, समझ T टाइम लेता है। तो बोला Kepler's थर्ड लॉ कहता है जो डिस्टेंस है सन से लेके प्लैनेट का वो कितना होगा? वो R3। क्या बोला मैंने? सन से लेके क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट is directly proportional to the time period of for the one revolution, time period for the square of the time period for the one revolution। क्या बोला? जितना मीन डिस्टेंस है कहां से? सन से लेके प्लैनेट तक का, उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट फॉर द वन रेवोल्यूशन। तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। इससे एक पॉइंट निकल के आता है आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बात लिख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक काम आने वाला है आगे। आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी बात के चक्कर में, इसी पॉइंट के चक्कर में न्यूटन को बहुत हेल्प हुआ था अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देने में। इस पॉइंट से आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट से न्यूटन को बहुत फायदा हुआ था। क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देने में। कैसे समझेंगे, वेट करो। वाह, अब लोग वही कहा ना कि न्यूटन को कैसे यूनिवर्स स्क्वायर रूल पता चला। मतलब तो पता होगा ना, बताया था F इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यही कहानी था, याद आया? ये कहानी था ना। तो इसमें फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं बेटा। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट फोर्स इज इनवर्सली, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल को प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, चलो समझते हैं बात को। ठीक है, बस समझो ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा प्लैनेट है, क्या ऑर्बिट है, ये प्लैनेट घूम रहा है। ओके, समझ में आया? क्या प्लैनेट यूं ही घुस जाता है? मैंने कहा था ना कि मून घूमता क्यों है, उसको तो सीधा जाना चाहिए था, उसके पास फॉरवर्ड मोमेंटम होता है। घूमता क्यों? एक फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। घूमने का रीजन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये घूमता जो है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बोलेंगे एक स्पेस। मैंने कहा था ना फॉरवर्ड मोमेंटम और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये घूमना, टेढ़ा होकर घूमना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। सेंटर से एक फोर्स लग रहा है जो इस चीज को घुमा रहा है। दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक पत्थर बांधना, रस्सी में घुमाना, ऐसे ऐसे समझ जाओगे। दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो रहा होगा जिसके वजह से ये प्लैनेट घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्लैनेट घूम रहा है एक ऑर्बिट में। बोलो हाँ, वेरी गुड सर। उस सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से क्या होता है? प्लैनेट रिवॉल्व करता है। हाँ, अब देखो तो जो फोर्स पैदा होगा वो कितना होगा? उसे कहते हैं mv² बाय आर। mv² बाय आर।
एम बी स्क्वायर बाय आर। दिस इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स, दिस इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, अब देखो समझो बात को, क्या हो रहा है यार, मास ऑफ द प्लैनेट तो कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट है कि नहीं है, मास ऑफ द प्लैनेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब मास कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स सेंटीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एम स्क्वायर बाय आर के साथ। बोलो हाँ। यदि एम कांस्टेंट हो गया तो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम स्क्वायर, सॉरी क्या बोला, सॉरी दोस्तों, कितना होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा वी स्क्वायर बाय आर के साथ। हाँ या ना, समझ में आया। चलो मैं इसको ले लेता हूं इक्वेशन 1। ओके, देन अब देखो, मुझे एक बात बताओ, जब प्लैनेट घूम रहा है, प्लैनेट घूम रहा है मस्त से, मस्त घूमे जा रहा है आराम से, वेरी गुड, है ना, तो इस पे घूम रहा है तो इसमें वेलोसिटी होगा, हाँ या ना, इस पे क्या होगा, वेलोसिटी होगा घूमने के लिए। क्या तुम्हें पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या तुम स्पीड कहो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो स्पीड बोल दो। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, जब घूम रहा होगा तो उस पर एक स्पीड होगा, हाँ या ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, हाँ या ना, अरे बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम। यहां डिस्टेंस क्या है, 1 रेवोल्यूशन घूमने के लिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस उसका सर्कमफेरेंस, हाँ या ना। स्पीड को लेता हूं v, तो सर्कमफेरेंस क्या है बेटा, 2 पाई आर, और यहां से यहां घूमने क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, 2 पाई आर बाय 2 पाई आर टी। बोलो हाँ, आया समझ में, नहीं आया, फिर देखो क्या बोलना चाहता हूं। देखो मैंने कहा बेटा ये सन है, ओके, और ये उसका प्लैनेट घूमे जा रहा है, तो मैंने कहा इस पे एक सेंटीपिटल फोर्स पैदा होगा, वो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। एम तो कांस्टेंट है, इसीलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मैंने कहा। फिर तुमको बताया कि प्लैनेट घूम रहा है तो उस पर क्या होगा, उस पर एक वेलोसिटी पैदा होगा, वेरी गुड, और या स्पीड कहो तुम, स्पीड पैदा होगा। और तुम्हें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, जानते हो तुम, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। यहां डिस्टेंस क्या है बेटा, यहां डिस्टेंस है इसका सर्कल, हाँ या ना। सर्कल क्या बोलता है, डिस्टेंस 2 पाई आर। टाइम मतलब टाइम पीरियड यहां से यहां घूमने का, वो कितना है बेटा, टी है। स्पीड क्या लिखते हैं, वी। ओके, मुझे बताओ क्या 2 पाई कांस्टेंट होता है, ये क्या कांस्टेंट है कि नहीं है, हाँ बेटा कांस्टेंट है। जब 2 पाई कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाय t। क्या हुआ कि नहीं, देखो अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, दोनों तरफ से स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाय t स्क्वायर, r स्क्वायर बाय t स्क्वायर। ओके, पर तुमसे मैंने केपलर्स का याद है, केपलर्स क्या कहा था, केपलर्स का थर्ड लॉ मैंने कहा था ना, ये काम आने वाला है। न्यूटन ने इसका यूज किया, उसने कहा कि भैया आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो मुझे पता है, केपलर साहब ने दुनिया को बता दिया है। तो उसने क्या कहा, एक काम करता हूं मैं, उसने कल बोला कि v स्क्वायर है डायरेक्ट टू आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर है। उसने कहा ऊपर नीचे मैं r को मल्टीप्लाई कर देता हूं, कुछ खराबी होगा, तो लोगों ने कहा नहीं कुछ खराबी नहीं होगा। बोले ठीक है, ओके चलो, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इंटू 1 बाय आर। और केपलर्स के थर्ड लॉ के हिसाब से ये तो कांस्टेंट है, केपलर्स के थर्ड लॉ के हिसाब से ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, हाँ या ना। केपलर के थर्ड लॉ कहता है कि ये, अच्छा जानबूझ के मल्टीप्लाई किया, कौन, आइजैक न्यूटन सर ने जानबूझ के मल्टीप्लाई किया इसको। क्यों मल्टीप्लाई किया जानबूझ के, क्योंकि ये वाला इक्वेशन निकल जाए। जब ये वाला ये वाला इक्वेशन निकल गया, उनको समझ में आ गया, ये वाला टर्म निकल गया, उनको समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो उसका कुछ वैल्यू है नहीं, तो क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। बी स्क्वायर इज, ये कांस्टेंट हो गया तो बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो लोगों ने पूछा अरे वाह ये तो निकल गया, तो क्या मतलब है, तो कहा इसको उठा के लेके जाओ और यहां पुट कर दो। कहा पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू, v स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 बाय आर। जब मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, f इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर की जगह पे 1/r, तो 1/r इंटू r क्या आएगा 1/r²। ये मेरा आंसर है, ये मेरा प्रूव है। आया समझ में? नहीं आया? फिर से समझते हैं। आ गया होगा यार, क्या बोल रहे हो? नहीं आया क्या? ठीक है, मुझे कमेंट करके बता देना कि सर फिर से बता दो, मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो पे फिर से समझा दूंगा। ठीक है, 2 बार वीडियो को रिप्लाई करके देख लो, समझ जाओगे। ओके चलो, तो मेरा क्या था, ये था मेरा हाउ डिड न्यूटन गेट द यूनिवर्सल स्क्वायर रूल। यूनिवर्सल स्क्वायर रूल को प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है, तो ये रहा तरीका। ओके चलो, ओके हो गया। अब आता है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है, समझ लो कोई चीज बिना कोई फोर्स के ग्रेविटेशन के वजह से नीचे चल जाए, दिस इज कॉल्ड क्या, दैट्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसे? फ्री फॉल कहते हैं। देखा फ्री फॉल हुआ ना, बिना कोई फोर्स की वजह से जैसे छोड़ता हूं मैं नीचे गिर जाए, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल is the motion of an object when it influenced only by the force of gravity with no other force acting on it, उसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल। तो only force acting on the object is gravitational force, only force acting on the object is gravitational force। एक तुमने मूवी देखा है ब्रदर मूवी था शायद, उस पे अक्षय कुमार है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, उस पे एक अक्षय कुमार क्या होता है, टीचर होता है, वो बोलता है 2 बॉल को पकड़ता है ऐसे, एक मोटा बॉल एक पतला बॉल, उसको छोड़ता है, वीडियो कैमरा देखते हैं, बोलते हैं देखो दोनों एक साथ गिरते हैं, क्यों? क्योंकि फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल में क्या होता है, दुनिया में हर कोई एक ग्रेविटी सेम है, मतलब धरती में गिरा रहे हो तो बोलता है ग्रेविटी की वजह से दोनों एक साथ गिरते हैं। पर ये उस मूवी में थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्या गलत है? गलत ये है कि फ्री फॉल होने के लिए हुआ, उसने कहा फ्री फॉल होगा एक साथ गिरेंगे, हाँ सही कहा, बट बेटा वो वैक्यूम होना चाहिए, क्योंकि धरती में छोड़ेंगे तो एयर रेजिस्टेंस आएगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हैवी बॉल जल्दी गिरेगा, लाइटर बॉल लेट में गिरेगा। समझ में आया? बट यही चीज जहां वैक्यूम होगा, वैक्यूम में लेके जाएंगे तो एक फीदर मतलब पंख है ना, पंख और बॉल पत्थर भी एक साथ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि वहां मास पे डिपेंड नहीं होता। कैसे मास पे डिपेंड नहीं होता ग्रेविटी? फ्री फॉल समझेंगे, चलो दिखाता हूं तुमको समझा के। देखो फिर फ्री फॉल समझना। मैंने कहा बेटा फोर्स इक्वल टू जी एम व m1 m2 बाय आर स्क्वायर, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सर इसका मतलब क्या है? ये रहा m1, ये रहा m2, ये खींचा चला जा रहा है, ये खींचा चला जा रहा है। क्या समझ में आया? हाँ या ना? या ऐसे समझोगे? नहीं दिख रहा तुमको तो देखो यहां समझाता हूं तुमको। ये धरती है समझ लो, हुआ ये ऊपर एक एप्पल है, गिरे जा रहा है, जिसका वैल्यू मास m2 है, और नहीं नीचे आएगा, हाँ कि नहीं? नीचे आएगा, धरती उसे खींच रही है। ओके अब बताओ इन दोनों का जो फोर्स पैदा होगा वो फोर्स क्या है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा फोर्स किस पे लग रहा है? कौन खींचा चले आ रहा है? ये बंदा खींचा चले आ रहा है, ये वाला बंदा, हाँ या ना? ये खींचा चले आ रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन है। बोलो हाँ है कि नहीं? मास इंटू एक्सेलरेशन है या नहीं है? बताओ मुझे। वेरी गुड। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन मतलब अपने आप ही जो गिर रहा है, ये एक्सेलरेशन ओके ये किसके वजह से है? धरती के वजह से। ये किसके वजह से है? धरती के ग्रेविटेशन के वजह से है। धरती के ग्रेविटेशन, धरती के ग्रेविटेशन के वजह से क्या है बेटा? ये खींचा चले आ रहा है। कौन सा? ये m2 मास m1 के पास चले आ रहा है। क्यों चले आ रहा है? क्योंकि धरती ने उसे ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है। इसके पास जो फोर्स लग रहा है वो मास इंटू एक्सेलरेशन लग रहा है, और दोनों के बीच में जो फोर्स पैदा हो रहा है वो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर पैदा हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आया तो फिर से देखो। मैंने कहा ये धरती है, ये एक एप्पल है,
एप्पल नीचे चले जा रहा है क्योंकि धरती ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर। एप्पल ने भी धरती के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है, उन दोनों का फोर्स का वैल्यू है Gm1m2/r²। पर कौन नीचे आ रहा है, एप्पल नीचे आ रहा है, तो एप्पल पे फोर्स लग रहा होगा तभी तो नीचे जा रहा है ना। एप्पल पे फोर्स लग रहा होगा, जैसे इस पे फोर्स लग रहा है तभी ये नीचे जा रहा है। फोर्स लगना मतलब m इंटू ए होना, फोर्स लगना मतलब m इंटू ए मतलब एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशन लगा। ग्रेविटेशन के वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, ग्रेविटेशन के वजह से ड्यू क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन 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 ड्यू टू ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या कहलाता है, जी। क्या बोलते हैं, ए बिकम जी, और से बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो क्या समझ में आया, m इंटू ए, जो फोर्स लगा नीचे आने का वो फोर्स वही तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। तो मतलब क्या है, F इक्वल टू ये जो F है, F इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए विच इज इक्वल टू जी m। ये m किसका है, ये m इसका मास है, ये m किसका मास है, m2 का है। m2 इंटू ए m1 डॉट m2 बाय r²। तो बताओ m2 कट, तो बेटा ए को बोलते हैं जी, ए को क्या बोलते हैं, जी कहते हैं। तो बेटा जी का वैल्यू कितना आया, जी m1 बाय r², m1 बाय r²। मतलब ग्रेविटी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो खींच रहा है बाय उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि उसके मास से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब मैं खींचा चला जाऊंगा धरती के ऊपर या तुम खींचे चले जाओ धरती के ऊपर, हमारे मास पे डिपेंड नहीं होता, वो डिपेंड होता है धरती के मास पे कि वो हमको कितना तेजी से खींच सकता है। आया समझ में। पर उस मूवी में जो बात कर रहा था, वो मूवी में एक डिफेक्टिव पीस दिखाया गया है। बोला गया एक मोटा बॉल, एक हल्का बॉल, मोटा बॉल और हल्का बॉल एक साथ गिरा, बट ये फॉल्स है क्योंकि ये वैक्यूम में पॉसिबल होगा, क्योंकि एक एयर रेजिस्टेंस आएगा जो कि हल्का बॉल को रोक देगा, मोटे बॉल को नीचे झील जाएगा। जो ज्यादा वेट वाला होगा जल्दी गिरेगा, ज्यादा लेस वाला होगा कम गिरेगा। कहां पर, धरती में क्यों, क्योंकि यहां पर एयर रेजिस्टेंस होता है। एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, वैक्यूम होगा। यदि वैक्यूम होगा तो बेटा क्या होगा, दोनों एक साथ गिरेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस। समझ में आया, ओके। चलो अब देखो, हाँ फ्री फॉल के बारे में बता दिया मैंने, ओके। हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दिया मैंने, हुआ। धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बेटा, 9 पॉइंट। धरती का एवरेज कितना होता है एक्सेलरेशन, जी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर देख लो डेरिवेशन होता है फॉर्मूले का, जो बताया था मैंने, अभी ड्राइव करवाया हूं, वह ये जी का वैल्यू देख लो। अच्छा यहाँ एक पॉइंट है समझाने के लिए, क्या कहा था मैंने, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, वह क्या कहते हैं, द मास ऑफ द अर्थ से डिपेंड करता है, वह रेडियस ऑफ द अर्थ डिपेंड करता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी डिपेंड करता है। बस बोल दिया, समझ में आया, ठीक है। देखो तो मैं इस पे एक बढ़िया एक क्वेश्चन बताऊंगा तुमको नेक्स्ट वीडियो पे। मैं तुम बस अच्छे से पढ़ो आज, मैं नेक्स्ट वीडियो पे इस पे एक बढ़िया से क्वेश्चन, एक जादू वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बताऊंगा, वेट करो। ये पढ़ के आना, ये वाला स्लाइड मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए जादू, ठीक है, ओके। और ये वेरिएशन द वैल्यू ऑफ जी, देखो जी जब देखो धरती में समझो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाला डिस्टेंस, वाह। तो देखो क्या होता है, जी इक्वल टू
जी एम, मतलब जी इक्वल जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, देखो एट पोल आर स्मॉल, देखो रेडियस यहाँ छोटा है, जब ये छोटा होगा रेडियस तो यहाँ जी ज्यादा होगा, उसीलिए देखो पोल्स पे रेडियस स्मॉल होने की वजह से जी का वैल्यू ज्यादा होता है, बट इक्वेटर में बेटा आर का वैल्यू बड़ा होने की वजह से जी का वैल्यू कम हो जाता है। किस पे? इक्वेटर में। तो इक्वेटर में कितना होता है 9.78, और हमारे कहाँ होता है पोल में 9.83। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। आज के लिए यहां तक छोड़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जाएंगे। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। प्लीज अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताओ, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजो। ठीक है, मैं नया हूं आपके लिए पर पुराना भी नहीं हूं। ठीक है, आगे आने वाले हर टॉपिक्स के मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। ओके, तो प्लीज मुझे अपना प्यार दीजिए, अपने लिए थोड़ा सराहिए। मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो थोड़ा और मोटिवेट कीजिए कि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूं आपके लिए। थैंक यू।